हेलो एंड वेलकम टू जेके मैथ्स। आई होप आप सब लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे वेक्टर अलजेब्रा का फोर्थ वाला लेक्चर। वेक्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और 3D ज्योमेट्री मैंने आपको बोला था हम साथ साथ कवर कर रहे हैं। जो 3 लेक्चर हमने किए उसमें आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो खत्म हो चुका है। वेक्टर में आपको आधे से ज़्यादा खत्म करा चुका हूँ। वेक्टर में आपके 2 टॉपिक बचे हैं सिर्फ और सिर्फ, एक डॉट प्रोडक्ट बचा है, एक क्रॉस प्रोडक्ट बचा है। बस यही 2 टॉपिक बचे हैं, आपका वेक्टर अलजेब्रा भी खत्म है। उसके बाद 3D में भी मैं मैक्सिमम आपको साथ साथ लेके चल रहा हूँ। जो पहले मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताता हूँ, उसके बाद वही चीज़ आपको मैं 3D में भी बताता हूँ। तो ये चैप्टर है ही ऐसे कि इसको आप बिना रिलेट किए पढ़ोगे, बिना एक साथ लिए पढ़ोगे, अलग अलग पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा इन चीज़ों में। मैं फिर बता रहा हूँ कि अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले पढ़ लेते हो और फिर अगला चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा पढ़ते हो, फिर 3D पढ़ते हो, कुछ समझ नहीं आने वाला क्या हो रहा है, सब कुछ भूल जाएगा। साथ साथ पढ़ना है। तो लास्ट टाइम हमने एंड किया था कहाँ से? सेक्शन फार्मूला से। ठीक है, लास्ट टाइम हमने एंड किया था सेक्शन फार्मूला से, लेकिन वो सेक्शन फार्मूला था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला, मतलब वो 2D वाला। अब उसी सेक्शन फार्मूला को लेके हम लोग कहाँ पे आ चुके हैं? 3D में। क्या कुछ सर थोड़ा सा डिफरेंस आएगा? बिल्कुल माइन्यूट सा 1% 2% का डिफरेंस आएगा, उसके अलावा कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, यहाँ हम पहुंच चुके हैं सेक्शन फार्मूला, किसमें? वेक्टर्स में, या फिर 3D में बात करूँ मैं। अब अगर मैं इसको मतलब पॉइंट टू पॉइंट आपको यहाँ से लेके बताऊंगा ना, तो आप मे भी कंफ्यूज होंगे। तो इसीलिए मैं आपको अलग से खुद मतलब अपने रिटर्न लिख के खुद बताता हूँ, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। ध्यान से सुनते रहना। मुझे अगले 5 मिनट दे दो, आपको सेक्शन फार्मूला ये वाला भी रटवा दूंगा, क्वेश्चन भी करवा दूंगा साथ में ही। आप देखो, रिलेट करके पढ़ेंगे जैसा हम मतलब करते थे पहले। मतलब जैसे मैं 2D की बात करता हूँ तो मैं क्या बोलता था? मैं बोलता था मेरे पास एक वेक्टर है, मान लो ऐसा, या फिर मैं बोलता था मेरे पास 2 पॉइंट्स है। एक पॉइंट मेरे पास ये P है और यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट क्या है? Q। थोड़ा सा इसको साइड पे ले आता हूँ क्योंकि 3D के साथ भी रिलेट करना है ना। तो 2 पॉइंट ऐसे बोलता था और मैं बोलता था कि इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए होते थे। मान लो इसके 1 और 2 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, इसके 3 और 4 ऐसे कोऑर्डिनेट्स दिए रहते थे। और मैं बोलता था कि कोई एक पॉइंट है जो इसको, मान लो R पॉइंट है, कोई इसको जो काट रहा है किसी रेशो में, मतलब M/N में काट रहा है। 2 तरीके होते थे यहाँ पे भी। एक मैं बोलता था आपको कि इंटरनली तरीका होता है, एक मैंने बोला था आपको एक्सटर्नली तरीका होता है। और ये मैंने बोला था आपको इंटरनल तरीका, मतलब इंटरनल में मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं, इंटरनल में पॉजिटिव आता था बीच में, एक्सटर्नल में क्या आता था? नेगेटिव। मैंने बोला था सबसे पहले M और N लिखो यहाँ पे भी, और सबसे पहले M और N लिखो यहाँ पे भी। ठीक है, उसके बाद इंटरनल में लगा दो प्लस, एक्सटर्नल में लगा दो माइनस। उसके बाद डिवाइडेड बाय, ये प्लस है तो इसमें नीचे भी प्लस आएगा, ये माइनस है तो इसमें नीचे भी माइनस आएगा। अब यहाँ पे आप क्या करते थे? तो दूसरा वाला था x2 पहले लगा देते थे, x1 बाद में लगा देते थे। यहाँ पे भी आप क्या करते थे? x2 पहले लगा देते थे और x1 बाद में, मतलब दूसरा वाला पॉइंट जो है वो पहले आता था और पहला वाला पॉइंट जो है वो बाद में आता था। बस इतना याद रखना था। लेकिन यहाँ पे होता क्या था, क्योंकि ये पॉइंट था तो इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होते थे x और y। ये जो निकल के आया ये मेरे पास x कोऑर्डिनेट आता था। सिमिलरली अगर मैं x2 की जगह y2 लिख लेता था और x1 की जगह y1 लिख लेता था तो y कोऑर्डिनेट भी मेरा निकल के आ जाता था, क्योंकि ये 2D था, कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही थी तो कोऑर्डिनेट्स निकल के आते थे। लेकिन अब जब मैं यहाँ पे 3D की बात करूंगा तो मेरे पास किसकी बात होगी? मेरे पास वेक्टर्स की बात होगी। अब मेरे पास वहाँ पे कोऑर्डिनेट्स की बात नहीं होगी यहाँ पे। अब मेरे पास किसकी बात होगी? अब मैं जो भी खेलूंगा इसके साथ, अब मैं वेक्टर्स के साथ खेलूंगा। ठीक है, मान लो मेरे पास 2 वेक्टर्स हैं, मतलब अब 2 वेक्टर्स है। मान लो ये O पॉइंट है, O पॉइंट से मेरे पास 2 वेक्टर है। एक वेक्टर मेरे पास यहाँ चला गया, एक वेक्टर मेरे पास यहाँ चला गया। अब किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हो, ऐसा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ये मान लो कि OP वेक्टर है और ये OQ वेक्टर है। अब इन दोनों को, पॉइंट को P और Q को कोई लाइन जो है वो ज्वाइन कर रही होगी। मान लो सपोज इन दोनों पॉइंट्स को कोई लाइन जो है वो ज्वाइन कर रही होगी इस तरीके से। ठीक है, समझ आ गया आपको? तो ये मेरे पास क्या था? OQ वेक्टर था मेरे पास, ये मेरे पास था OP वेक्टर। यहाँ पे जो लाइन इसको ज्वाइन की वो क्या बना? PQ वेक्टर बना। अब मान लो कि यहाँ से ही कोई एक और वेक्टर है या फिर कोई एक पॉइंट है, मान लो R। ठीक है, कोई एक पॉइंट है क्या? R, जो कि क्या कर रहा है? यहाँ पे R है तो ये पोजीशन वेक्टर मैं ले लेता हूँ, R वेक्टर। ये इसको भी डिवाइड कर रहा है किसमें? M/N में डिवाइड कर रहा है। सिमिलरली वैसा ही है यहाँ पे क्या था? अब 2D में देखो, 2D में एक ही लाइन थी और एक पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा था। लेकिन 3D में क्या है? 2 वेक्टर्स आ गए और इसको वेक्टर ही एक क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है बीच में से। ठीक है, कहीं से भी कर सकते हैं, ये एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। ये मैंने आपको बताया इंटरनल। अगर एक्सटर्नल होता तो क्या होता? जरा इसी को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। एक सेकंड रुको जरा, कॉपी, एक सेकंड। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, इतना समझ आपको आया? तो अगर एक्सटर्नल होता तो मेरे पास ये पॉइंट यहाँ पे ना होता। ठीक है, ये क्या होता? ये थोड़ी सी लाइन क्या होती? एक्सटेंड होती आगे। एक सेकंड रुको जरा, थोड़ा सा स्पीड का भी इशू यहाँ पे है, नेट का भी इशू है, तो सारी चीज़ें मुझे देखनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे मैं मान लेता कि ये एक्सटेंड कर रही है। एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पे कोई R पॉइंट है जो इसको क्या कर रहा है? काट रहा है। उस पे भी ये पूरा का पूरा क्या होता? M, और ये क्या रहता? ये N। ये मैं आपको बता चुका हूँ, जो वहाँ पे बताया था वही सेम है, कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट्स निकालते थे R पॉइंट के, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे वेक्टर R। बस इतना डिफरेंस है।
क्या करते थे, यहाँ पे आर के कोऑर्डिनेट्स निकालते थे, यहाँ हम लोग क्या निकालेंगे, वेक्टर आर निकालेंगे। फॉर्मूला वही रहेगा सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। सर जैसे थोड़ा सा बता दो सर, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डिफरेंस होगा, थोड़ा सा नहीं मतलब तो 2-4% का डिफरेंस होगा, बाकी वही है। सबसे पहले आपको वही लिखना है, एम और एन वही लिखना है। इंटरनल होगा तो आपको पता है बीच में क्या लगाना है, पॉजिटिव, और नीचे क्या लिख देना है दोबारा, एम प्लस एन, क्योंकि इंटरनल है। अब यहाँ पे आप लोग क्या लिखते थे, दूसरा वाला कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे क्या लिखते थे, दूसरा वाला पहला वाला कोऑर्डिनेट। यहाँ पे आपको लिखना है दूसरा वाला वेक्टर, यहाँ पे मैं ऐसा लिख देता हूँ दूसरा वेक्टर, और यहाँ पे आपको लिखना है पहला वेक्टर। बस खत्म हो गया, बस यही आपको निकालना है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आर वेक्टर का, जो भी वेक्टर पूछा आपको। ठीक है, आपको वेक्टर पूछा ना, ये आर वेक्टर आपका निकल के आ जाएगा। सर ये मुझे समझ नहीं आया, क्या हुआ सर? अब ध्यान से देखना, मान लो कि मेरे पास 2 वेक्टर्स थे। ठीक है, मान लो कि मेरे पास एक ए वेक्टर है एंड मेरे पास दूसरा कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर है। ठीक है, मैंने बोला कि कोई पॉइंट है, मान लो कि कोई आर पॉइंट है ऐसा जो इस वेक्टर को दोनों को क्या कर रहा है, कट कर रहा है इंटरनली। क्या बोला मैंने, कट कर रहा है कितना, इंटरनली। किस रेशो में, एम रेशो एन में ही बोल रहा हूँ अभी फिलहाल। ठीक है, क्या बोला कि एम रेशो एन में उसको क्या कर रहा है, कट कर रहा है इंटरनली। तो बताओ वो जो आर है मेरे पास, वो जो आर वेक्टर है जो उसको कट कर रहा है, उस वेक्टर को कैसे लिखेंगे, उस वेक्टर की कंपोनेंट्स क्या होंगे, या वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होगा, वो वेक्टर होगा क्या। तो मुझे क्या करना है, इंटरनली मैंने बोला है, तो सबसे पहले मुझे एम और एन लिख देना है, डिवाइडेड बाय दोबारा से एम प्लस एन, क्योंकि इंटरनली है तो बीच में क्या आ जाएगा, प्लस। अब यहाँ पे मेरे पास दूसरा वेक्टर है, ए और बी बोला है, तो दूसरा वेक्टर क्या आ जाएगा, बी वेक्टर, एम इंटू बी वेक्टर प्लस एन इंटू ए वेक्टर। बस हो गया खत्म। यही आपको निकालना था, यही आपको पूछा जाएगा। वहाँ पे हम लोग 2 बार क्यों निकालते थे, क्योंकि मेरे पास कोऑर्डिनेट्स पूछे होते थे, वहाँ पे मैं एक्स के कोऑर्डिनेट्स में निकालता था, वाई के कोऑर्डिनेट्स में निकालता था। लेकिन यहाँ पे मैं इससे निकालूं या फिर मतलब यही तरीका होगा मेरे पास, क्योंकि मुझे एक ही वेक्टर है ना, आर वेक्टर तो सेम ही रहेगा मेरे पास, तो एक ही वेक्टर निकालना, तो एक ही बार फॉर्मूला आपका यूज होगा। ये इंटरनली की बात हो रही थी। ठीक है, ये किसकी बात हो रही थी, इंटरनली की बात हो रही थी। लेकिन यही सेम चीज़ अगर एक्सटर्नली हो जाएगी तो ठीक है, यहीं से बना लेता हूँ। अब क्यों ही ज़्यादा मतलब अपना वो करना है, मेहनत अपनी वेस्ट करनी है, ये दिया तो है इन्होंने। ठीक है, अब यही अगर मुझे एक्सटर्नली बोला है तो मैं क्या करूँगा, इस पर मैं क्या कर दूंगा, सिर्फ इसको हटा के, सिर्फ यहाँ से पॉजिटिव और यहाँ से पॉजिटिव हटा के, क्योंकि एक्सटर्नली है तो यहाँ पे क्या लगा दूंगा, माइनस लगा दूंगा। तो ये फार्मूला किसका बन जाएगा, एक्सटर्नली का बन जाएगा। तो सेक्शन फार्मूला वही रहा, वही सेम चीज़ रही, कुछ भी डिफरेंस नहीं रहा। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स निकालते थे एक्स और वाई के, यहाँ पे हमको वो वेक्टर निकालना है जो इसको कट कर रहा है। एक्सटर्नली होगा, इंटरनली होगा, फार्मूला वही, बीच में पॉजिटिव, पहले दूसरा वाला कोऑर्डिनेट फिर पहला वाला कोऑर्डिनेट, यहाँ पे भी पहला दूसरा वाला वेक्टर फिर पहला वाला वेक्टर, बस इसी तरीके से आपका रहेगा। अब मैं क्वेश्चन से आपको डायरेक्टली बताता हूँ किस तरीके का क्वेश्चन होगा। अब देखो एक स्पेशल केस भी होता है, मतलब वो मैं आपको ऐसा नहीं मतलब जबरदस्ती फार्मूला रटवाता नहीं हूँ, अब यहीं से निकाल सकते हो। जैसे मिड पॉइंट होता, मिड पॉइंट मतलब 1:1 में क्या हो रहा है, डिवाइड। जब 1:1 में डिवाइड मतलब m भी आपके पास 1 है, n भी आपके पास 1 है, तो डायरेक्टली क्या हो जाता है, x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2। तो मिड पॉइंट के केस में डायरेक्टली आप दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर सकते हो। यहाँ पे भी इंटरनली के केस में आप क्या कर सकते हो, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डिवाइडेड बाई 2, डायरेक्टली ऐसा कर सकते हो अगर आपका मिड पॉइंट होगा तो। बट स्टिल मैं आपको ये बोलता हूँ कि फार्मूला रटने से अच्छा है 2 फार्मूले रटने पड़ेंगे ना यहाँ पे आपको, तो यहाँ पे आपको एक ही रटना है और आपको एम और एन की जो भी वैल्यू होगी आप डाल के निकाल सकते हो। ठीक है, तो रटने से अच्छा आप ऐसा कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये एक्सटर्नल का फार्मूला है, ये आपका मिड पॉइंट का फार्मूला है, ये आपको क्वेश्चन भी आगे दे रखा है। अब मैं क्वेश्चन से आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन कैसे करना है। देखो आपको दे रखा है कि 2 पॉइंट्स है मेरे पास P और Q, जिसके पोजीशन वेक्टर है OP और OQ। मतलब यहाँ पे मैं डायग्राम बना के आपको थोड़ा सा रिलेट कराता हूँ कि मान लो कि मेरे पास 2 पॉइंट है, ये मेरे पास आ गया OP और OQ, जैसे मैंने यहाँ बताया, ये मेरे पास आ गया O, ये मेरे पास आ गया P, ये मेरे पास आ गया Q। OP मुझे दिया है, OQ मुझे दिया है। ठीक है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट R विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग PQ। अब PQ को एक लाइन सेगमेंट क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है, मतलब ये इस तरह से लाइन सेगमेंट होगी कोई, और R जो है उसको डिवाइड कर रहा है, मतलब इस तरह से होगा। तो इस R के मुझे जो है वो कोऑर्डिनेट्स निकालने, सॉरी इस R का वेक्टर मुझे निकालना है, पोजीशन वेक्टर मुझे निकालना है। ठीक है, और 2:1 में डिवाइड कर रहा है, मतलब 2 ये होगा 1 ये होगा, इस तरीके से ये डिवाइड हो रहे होंगे। ठीक है, ये समझ आ गया आपको, फार्मूला मैंने बता रखा है। अब यहाँ पे आप उसने बोला है इंटरनली भी चाहिए और एक्सटर्नली भी चाहिए। पहले इंटरनली की बात करते हैं, बीच में पॉजिटिव आएगा, बीच में पॉजिटिव मतलब पहले क्या आएगा मेरे पास m सॉरी, तो m कितना दिया यहाँ पे 2, m आ गया 2। दूसरा वेक्टर मतलब OQ। ठीक है, अगर मैं m ले रहा हूँ तो वेक्टर कौन सा आएगा, ये वाला। अगर मैं n ले रहा हूँ ये वाला, तो वेक्टर कौन सा आएगा उसके साथ, दूसरा वाला OP वाला। तो 2 आ गया मेरे पास m, वेक्टर कौन सा आएगा, b वाला, मतलब ये वाला। दूसरा वेक्टर, दूसरा कौन सा है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ये आ गया m इंटू बी वेक्टर, प्लस n कितना है मेरे पास 1। पहला वाला वेक्टर, पहला वेक्टर था 3 इंटू a माइनस 2 इंटू वी डिवाइडेड बाई m प्लस n करूंगा तो 2 + 1 कितना आ जाएगा 3। बस आपको इसको सॉल्व करना है, तो ट्वाइस ऑफ a प्लस थ्राइस ऑफ a कितना हो जाएगा 5 ऑफ a, ये बन जाएगा 2b
यहाँ से -2 भी ये कट जाएंगे तो आपके पास सिर्फ बचेगा 5 ऑफ a डिवाइडेड बाई 3। तो बस ये बन गया आपका वेक्टर बन गया, बस खत्म हो गया। यही आपको निकालना था। ये ज़्यादा सिंपल है किससे, 2D से। लेकिन जब तक आपको 2D की वो चीज़ें नहीं पता होती, जब तक मैं आपको रिलेट करके नहीं बताता 2D से, तब तक ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती। तो इसीलिए रिलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ज़िंदगी में भी और मैथ्स में भी। ठीक है, समझ गए ना? ठीक है, अब देखो यही चीज़ मैंने क्या कर दिया, बीच में सिर्फ माइनस लगा दिया, तो ये किसके लिए बन गया, मेरा एक्सटर्नल के लिए बन गया। ठीक है, तो कुछ दिक्कत है क्या? नहीं है। तो सेम है, सेम चीज़ें अब आप कर सकते हो। अब सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको एक और देता हूँ जो कि आपका होगा एक्सरसाइज में से। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको कल करा चुका था, ये शायद एक क्वेश्चन रुको, ये क्वेश्चन आ गया 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पी एंड क्यू हुज पोजीशन वेक्टर। ये पी का पोजीशन वेक्टर है, ये क्यू का पोजीशन वेक्टर है, तो इसको 2:1 में डिवाइड कर रही है। उस लाइन के मुझे क्या चाहिए, पोजीशन वेक्टर चाहिए, इंटरनली और एक्सटर्नली। यही सेम क्वेश्चन है, होमवर्क रहा आपका, नहीं समझ आता है दोबारा जो मैंने पढ़ाया वो समझो, नहीं समझ आता है एक बार सोल्यूशन देखो, फिर भी ना समझ आए, टेलीग्राम इंस्टाग्राम दोनों है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कहीं पर भी कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 16 पे बढ़ूँ, ये सारे जो आप देख रहे हो ना, ये मैंने जो गंद डाला है यहाँ पे, ये मैं सारे आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। तो एक एक करके हम लोग एनसीईआरटी का भी हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपको क्या कहता है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर, मतलब यहाँ पे भी मुझे वेक्टर ही निकालना है, ऑफ द मिड पॉइंट। अब जैसे ही मिड पॉइंट बोला उसने मुझे पता चल गया कि 1:1 में डिवाइड हो रहा होगा। 1:1 में जैसे ही डिवाइड होता है मुझे पता चल जाता है कि मैं डायरेक्टली ऐसा कर सकता हूँ कि वेक्टर को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दूँ। ठीक है, तो पहले मुझे वेक्टर बनाना होगा पी क्यू। वेक्टर कैसे बनाते हैं ये आपको पता है, x2 माइनस x1, और x के साथ कौन सा होता है आपका यूनिट वेक्टर आई कैप, प्लस y2 माइनस y1 उसके साथ होता है जे कैप, प्लस z2 माइनस z1 उसके साथ होता है के कैप। तो यहाँ पे x2 कितना है 4, x1 कितना है 2, तो x2 माइनस x1 कितना आ जाएगा 4 माइनस 2 मतलब 2 इंटू आई कैप। ये आप ही निकालोगे, मैं आपको सिर्फ ये ओरली बता रहा हूँ। यहाँ पे आएगा 2 इंटू आई कैप, प्लस y2 कितना यहाँ पे 1 माइनस 3 कितना आ जाएगा -2, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 इंटू जे कैप, -2 -4 यहाँ पे आ जाएगा -6 इंटू के कैप। वो वेक्टर आ गया, उसका आपको निकालना है क्या, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट में क्या क्या आपको करना है, दोनों को ऐड करके, एक सेकेंड ये शायद ये ऐसा नहीं, ये गलत कर दिया हमने। ठीक है, इसमें क्या निकालना था, इसमें निकालना था हमें पोजीशन वेक्टर मिड पॉइंट के, जो इसको ज्वाइन कर रहा है। मतलब एक वेक्टर आपके पास ये है, एक वेक्टर ये है, तो इस वेक्टर को आप लिख सकते हो 2 इंटू आई कैप प्लस 3 इंटू जे कैप प्लस 4 इंटू के कैप। ये वेक्टर का लिखने का तरीका है क्योंकि आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। इसको लिख सकते हो 4 इंटू आई कैप प्लस 1 इंटू जे कैप माइनस 2 इंटू के कैप। ये आपके पास दो वेक्टर्स आ चुके हैं। अब इसके मिड पॉइंट के आपको वो निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स, मतलब वो पोजीशन वेक्टर निकालना है। दोनों को ऐड करना है, मिड पॉइंट में क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। वही फार्मूला यूज करना है एम और एन वाला, क्योंकि कुछ दिया नहीं हुआ, कुछ नहीं दिया, मतलब इंटरनली की बात हो रही है, मतलब बीच में क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो दोनों को क्या करना है, ऐड। 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, तो 6 डिवाइडेड बाय नीचे क्या होगा 2 क्यों, क्योंकि मिड पॉइंट है m प्लस n, नीचे कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 मतलब 2। सिमिलरली आपका दूसरा कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 और 3 मतलब 4 डिवाइडेड बाय 2, ये आई कैप साथ में रहेगा, यहाँ पे जे कैप रहेगा, ऐसे के कैप रहेगा, तो ये भी आप निकाल सकते हो। अब एक क्वेश्चन आपका ये है कि बताओ, मुझे कुछ वेक्टर्स दिए हैं, बताओ कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनती है कि नहीं बनती है। अब राइट एंगल ट्रायंगल बनने के लिए आपको पता है क्या होना चाहिए। सर मुझे एक काम करना है, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, चलो ठीक है इसी से समझा देता हूँ। अगर मैं ये ट्रायंगल बनाऊँ, मान लो सपोज करो ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाई, ये मेरे पास मान लो ए पॉइंट है, ये मेरे पास बी पॉइंट है, ये मेरे पास सी पॉइंट है, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये मेरे पास ए वेक्टर है। यहाँ से अगर मैं ए बी सी हटा दूँ, अब मैं क्योंकि वेक्टर्स में बात कर रहा हूँ, 3D की बात हो रही है, तो मैं बोलूँगा ये ए वेक्टर है, ये मेरे पास बी वेक्टर है, ये मेरे पास सी वेक्टर है। अगर तो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आ गया, मतलब वही पाइथागोरस थ्योरम बन गई, तो इसका मतलब मेरा क्या हो जाएगा, ये सेटिस्फाई हो गया कंडीशन, तो मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। अब ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो ए वेक्टर का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो ये मेरे पास बनेगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 इंटू 4 16, 16 32, 32 और 9 कितने हो गए मेरे पास 41, तो ये मेरे पास बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 41। सिमिलरली बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरे पास कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर मतलब 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 5 6, तो अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 6 आ जाएगा। समझते जाना क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे कुछ बकवास नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर बोल रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, ये मेरे पास बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। अब सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगा, अंडर रूट ऑफ, ये है सी वेक्टर, 1 का स्क्वायर मतलब 1, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 5 का स्क्वायर मतलब 25, 25 और 10 कितना हो गया 35, तो अंडर रूट कितना आ गया 35। अब मुझे देखना है कि क्या ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर करके क्या सी के स्क्वायर के बराबर आता है, या फिर मतलब इन शॉर्ट आपको किसी दो का स्क्वायर करके देखना है कि क्या पहले के बराबर आता है या फिर किसी
ए और बी का करके सी के बराबर आता है कि नहीं आता, ये आपको चेक करना है। आपको ऑब्वियसली यही चेक करना पड़ेगा 35 और 6 का करके 41 के बराबर आता है कि नहीं आता। तो सामने पता चल रहा है मुझे आ रहा है, ये क्या था मेरे पास मैग्नीट्यूड, इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना हो जाएगा 35, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6, इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 41। क्या वही ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर है क्या, बिल्कुल है। इसका मतलब कि ये मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर रही है, इसका मतलब मेरे पास ये क्या होगी, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। सिमिलर क्वेश्चन आपका यहाँ पे है एग्जाम्पल में, कहाँ पे, ये आपका एग्जाम्पल में क्वेश्चन है कि राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है कि नहीं। सबसे पहले क्या निकाला, ए बी वेक्टर निकाला, ठीक है, या फिर आप ए, यहाँ पे उसने अलग से दिया है, ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है, ठीक है। तो ये वेक्टर नहीं दिया आपको यहाँ पे, ये आपको ए के साथ मतलब ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं इन शॉर्ट, ठीक है। ये आपको क्या दिया है, ये आपको यहाँ पे ए के क्या दिए हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में आपको क्या दिए हैं, कोऑर्डिनेट्स। ये बी के ऐसा कुछ दिया है, तो आपको सबसे पहले ए बी वेक्टर निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपको बी सी वेक्टर निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपको सी ए वेक्टर निकालना पड़ेगा। वेक्टर निकालने के बाद इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, ए बी का स्क्वायर करके अगर बी सी के स्क्वायर और सी ए के स्क्वायर के बराबर आ गया, इसका मतलब आपकी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। यहाँ पे भी वही बन रहा है 35 6 41, वहाँ पे भी वही बन रहा था 35 6 41। ये भी क्वेश्चन आपका एक बन सकता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनती है कि नहीं, तो आपको चेक वही करना है पाइथागोरस थ्योरम। आपको देखना है कि अगर आपको डायरेक्टली वेक्टर ऐसा लिखा हुआ है कि ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, तब तो आप डायरेक्टली मैग्नीट्यूड निकाल के स्क्वायर करो, चेक करो। अगर आपको वेक्टर नहीं दिया हुआ तो सबसे पहले आपको ए बी वेक्टर, वही डिस्टेंस फार्मूला जो होता है, लेकिन यहाँ पे आपको लेंथ नहीं निकालनी है, वेक्टर निकालना है, तो वही यूज होगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस k2 माइनस k1 सॉरी z2 माइनस z1 इंटू k कैप। इस तरीके से निकाल के वेक्टर निकालोगे, वेक्टर निकाल के उनका डिस्टेंस निकालोगे, डिस्टेंस निकालने के बाद उसका स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल बनती है कि नहीं बनती है। तो क्वेश्चन मुश्किल है, बिल्कुल पता है मुझे मुश्किल है, लेंदी भी है, क्वेश्चन आने के चांसेस ऐसे कम है, लेकिन क्योंकि मुझे आपको हर एक चीज़ बेसिक से पढ़ानी है कि आपका कुछ रह ना जाए, जिस हिसाब का जेकेएसएसबी का पैटर्न है, जेकेएसएसबी कुछ भी पूछ सकती है, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 आई थिंक आप ये कर लोगे, बट स्टिल मुझे लगता है कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो सकती है, तो ये भी आपको बता देता हूँ। अब देखो इस 18 क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है कि इन ए ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, ये ट्रायंगल दी है। तो सबसे पहले आपको याद है मैंने ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर्स आपको पढ़ाया था कि एक वेक्टर आपका अगर ये है ए बी, दूसरा वेक्टर आपका ये है अगर बी सी, तो जब इनको तीसरा वेक्टर जो इनका सम आएगा वो क्या आएगा, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में। मतलब ऐसा नहीं आएगा कि ए बी ऐसा चल रहा है, बी सी ऐसा चल रहा है और ए सी ऐसा चल जाएगा, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ए बी अगर ऐसा चल रहा है, बी सी अगर ऐसा चल रहा है, तो ए सी इनके ऑपोजिट इस तरीके से ऐसा चलेगा, ठीक है, इस वाले का ऐसा चलेगा यहाँ पे। तो बस यही उसने पूछा है कि इसमें से कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ, एक सेकेंड रुको जरा, अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर जो है वो किसके बराबर है, ए सी वेक्टर के बराबर है। तो मतलब ये यहाँ पे भी दिया होगा, जहाँ पे भी ये स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा। यहाँ पे आपको क्या दिया है, दूसरी स्टेटमेंट आपको, पहले तो ये देखो दूसरी स्टेटमेंट क्या दी है, आपको दी है ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी। अगर मैं ए सी को यहाँ ले आऊँ तो क्या माइनस ए सी बन जाएगा क्या, हाँ सर बन जाएगा। इसका मतलब ये तो ट्रू है। मुझे पूछा है ट्रू कौन सी नहीं है, इसका मतलब 3 ट्रू होंगी, कोई एक होगी जो ट्रू नहीं है। सपोज कर लो मैं ए बी की जगह ए बी को वैसा का वैसा ही रखता हूँ, BC को मैं वैसा का वैसा ही रखता हूँ, लेकिन AC को मैं CA लिख देता हूँ। तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब मैं इसको ऐसे चेंज कर देता हूँ, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, माइनस साइन लगा देता हूँ। डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वो मेरा माइनस साइन साथ में लगेगा। तो इसका मतलब अगर मैं ये लिखूँ तब भी मेरा सही होगा, क्योंकि मैंने AC को क्या लिख दिया, CA, और उसके साथ क्या लगा दिया, माइनस साइन, तो ये भी मेरा चल जाएगा। तो इस केस में मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि AB प्लस बी सी जो है, अगर माइनस सी ए को इस तरफ ले आऊँ तो प्लस सी ए अगर कहीं पे मुझे ऐसा दिया गया है तो वो भी मेरा क्या होगा, सही होगा। तो पहला स्टेटमेंट देखो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 0, इसका मतलब पहला भी मेरा सही हो गया। अब मैं अगर देखूँ तो मेरे पास या तो थर्ड या तो फोर्थ गलत हो सकता है। अब यहाँ पे इसने क्या किया है, बी सी को भी चेंज कर दिया। तो मैं जरा बी सी को भी चेंज करके देखता हूँ। तो मैंने क्या किया, ए बी को वैसा का वैसा ही रखा, बी सी को अगर मैं चेंज करूँगा तो माइनस टाइम्स सी बी लिख सकता हूँ, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस सी ए लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि मेरे को पता है कि ए सी की जगह में माइनस सी ए जो है वो लिख सकता हूँ। अब इसको मैं अगर यहाँ ले आऊँगा तो मेरे पास बन जाएगा ए बी वैक्टर माइनस सी बी वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर किसके बराबर आएगा, 0। तो क्या ऐसी स्टेटमेंट कहीं पे है, बिल्कुल है। कौन सी स्टेटमेंट है मेरे पास, लास्ट। इसका मतलब लास्ट भी मेरे पास सही हो जाएगी। इसका मतलब ये स्टेटमेंट मेरे पास क्या है, गलत है। कौन सी, थर्ड वाली। थर्ड वाली गलत क्यों है, क्योंकि इसने क्या किया है, ए बी और बी सी को सेम रखा है। उसने क्या किया, ए सी को चेंज किया, ए सी को सी ए चेंज किया, ठीक है, माइनस आया, लेकिन जब वो इस तरफ ले आया उसको तो ये पॉजिटिव बनना चाहिए था ना।
लेकिन इसने नेगेटिव ही रखा है, तो इसका मतलब ये गलत है। लेकिन हमारे आंसर के हिसाब से, क्योंकि हमें आंसर जो जानना है, आंसर के हिसाब से हमें नॉट करेक्ट पूछा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये भी आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है, आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजन के चांसेस थे, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? अगर आपको चैनल पसंद आता है, अगर आपको वीडियोस पसंद आती है, तो चैनल को शेयर जो है वो कर दिया करो। ये लास्ट चैप्टर है आपका, इसके बाद आपका फाइनेंस का भी सिलेबस जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैथ्स पे मेरी डिपेंडेंसी थी, तो वो मैंने आपको खत्म कर दिया। If A and B are two collinear vectors, then which of the following are incorrect? यहाँ पे भी पूछा इनकरेक्ट कौन सा होगा। अभी देखो, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर मैं B को किसी स्केलर मतलब A को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करूं और अगर वो B बन जाए, तो ये दोनों वेक्टर क्या होते हैं, आपस में कोलिनियर होते हैं। मैंने आपको रिमार्क भी बताया था, मैंने आपको क्वेश्चन करके भी बताया था। तो ये क्या है मेरे पास, बिल्कुल कोलिनियर होगा, ये सही है। ठीक है, ये क्या होगा, सही। उसके बाद a इक्वल्स टू प्लस माइनस बी, बिल्कुल सही बात है कि a जो है, a की डायरेक्शन जो है वो b की डायरेक्शन किसी भी तरीके से हो सकती है, उसका मैग्नीट्यूड भी हो सकता है, उसकी डायरेक्शन किसी भी तरीके से हो सकती है। कोलिनियर वेक्टर के लिए ना ही उसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है, ना ही उसकी डायरेक्शन डिपेंड करती है, बस इतना होना चाहिए कि वो किसी पर्टिकुलर लाइन के पैरेलल होने चाहिए। तो ये भी मेरा सही हो जाएगा। द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ कि b जो है वो कुछ टाइम्स a होना चाहिए, या फिर कुछ टाइम्स a करके b मेरे पास आना चाहिए। मतलब अगर मेरे पास एक वेक्टर है ऐसा कि 2i प्लस 4j प्लस 8k, अगर ये वेक्टर मेरे पास एक है, दूसरा वेक्टर मान लो मेरे पास ये है 4i कैप प्लस 8j कैप प्लस 16k कैप। अगर मुझे पूछेगा कि ये कोई ये कोलिनियर है कि नहीं है, तो मैं चेक करूंगा कि यार इसमें से अगर मैं इस वेक्टर में से दूसरे वेक्टर से अगर मैं 2 कॉमन निकालूं, तो बचेगा 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 8k कैप। तो ये तो पहला वाला ही वेक्टर बन रहा है, इसका मतलब दूसरा वाला वेक्टर है 2 टाइम्स पहला वाला। इसका मतलब ये आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब ये भी क्या होंगे मेरे पास, ये भी मेरे पास क्या होगा, कोलिनियर होगा। लेकिन इसने बोला बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन। ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, होंगे तब भी चलेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि डायरेक्शन उनकी सेम होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड डिफरेंट होंगे चलेंगे, लेकिन डायरेक्शन भी डिफरेंट होगी तो चलेंगी, प्रोवाइडेड वो किसी एक पर्टिकुलर लाइन के पैरेलल होने चाहिए। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन क्योंकि उसने मुझे इनकरेक्ट पूछा, तो इस केस में मेरा ये आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया आपको? आई होप अब आपको चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। अब मैं बढ़ता हूँ अपना वेक्टर्स का जो अगला कंसेप्ट है। अगला कंसेप्ट है आपके पास कौन सा, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, देखो नेक्स्ट अपने पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है। अब प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हमारे पास दो तरीके के हो सकते हैं, मतलब वेक्टर्स का प्रोडक्ट जो है वो दो तरीके का हमारे पास होता है। एक को हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट, या फिर जिसको मैं बोलता हूँ डॉट प्रोडक्ट भी बोलता हूँ। एक हमारे पास होता है वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको मैं क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलता हूँ। स्केलर प्रोडक्ट का क्या मतलब हो गया, स्केलर मतलब कि सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा, इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं आएगी। मतलब इस केस में जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन जब मैं करूंगा, तो मेरे पास कुछ ना कुछ सिर्फ एक नंबर निकल के आएगा। कौन सा नंबर निकल के आएगा, एक नेचुरल नंबर निकल के मेरे पास आएगा। लेकिन जब मैं वेक्टर प्रोडक्ट करूंगा, तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, मेरे पास एक वेक्टर निकल के आएगा। मतलब इस तरीके का कुछ कि एक्स आई कैप प्लस वाई इंटू जे कैप प्लस जेड इंटू के कैप, इस तरीके का कुछ मेरे पास वेक्टर निकल के आएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास दो तरीके की मल्टीप्लिकेशन होती है। डॉट को मैं रिप्रेजेंट कर, मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ डॉट से। दो वेक्टर होंगे ए और बी, बीच में अगर मैंने डॉट लगा दिया, मतलब ये डॉट प्रोडक्ट हो गया। दो वेक्टर होंगे ए और बी, बीच में अगर मैंने क्रॉस लगा दिया, तो मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। करने का तरीका दोनों का डिफरेंट होता है, चीजें दोनों की डिफरेंट होती हैं, बट यहाँ पे प्रोडक्ट दो तरीके के होते हैं। सबसे पहले हम डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं। यहाँ पे मैंने बता दिया स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू में नॉन जीरो वेक्टर्स, नॉन जीरो होने चाहिए। अगर जीरो ही हो गए तो प्रोडक्ट भी जीरो ही होगा, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा हमको, फिर मतलब उसका कोई फायदा ही नहीं है, जीरो ही हो गया फिर तो दो नॉन जीरो का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, ए डॉट बी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए डॉट बी बोलते हैं। और इसका सोल्यूशन क्या है, इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, ए डॉट बी होता है ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बी का मैग्नीट्यूड, और उनके बीच में जो भी एंगल है उसका कोसाइन। इसीलिए मैंने आपको बोला था लास्ट लेक्चर में भी कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर पहला देखना ही पड़ेगा, उसके बिना आपकी चीज़ें जो है वो, ऐसा अगर बोलोगे कि बिल्कुल ही मैं कुछ नहीं देखूंगा, मैं नहीं देखूंगा, जो कर रहा है कर ले, तो फिर आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। सिंपल सी बात है। देखो जैसे दो वेक्टर है मेरे पास, मान लो एक वेक्टर मेरे पास ये था जो कि ए वेक्टर का नाम मैंने दिया, एक वेक्टर मेरे पास बी था, इसका मैंने नाम दिया क्या, बी वेक्टर, इसका मैंने नाम दे दिया। इन दोनों वेक्टर के बीच में कुछ एंगल था ना, ये थीटा, इसी एंगल का मैंने क्या करना है, कॉस मतलब कोसाइन करना है। मेरे पास क्या आ जाएगा, ए डॉट बी, मतलब ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसका कॉस करना है।
और ये एंगल जो होगा वो हमेशा 0 से लेके 180 तक होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। 180 से ज़्यादा नहीं होगा, 0 से कम नहीं होगा, इस तरीके से चलेगा। 0 से लेके 180 डिग्री तक ये फॉल करेगा। समझ आ गया? अब सपोज करो मैं ऐसा बोलता हूँ कि अगर ए वेक्टर मेरा 0 हो गया, ए वेक्टर 0 मतलब ये डॉट ही है, ये कुछ वेक्टर है ही नहीं आगे, यहीं पे है। और बी वेक्टर या फिर मेरा वी वेक्टर 0 हो जाता है। मान लो कि ए वेक्टर 0 हो गया और बी वेक्टर मेरा कुछ है, मान लो ये बी वेक्टर है, ए वेक्टर मेरा 0 ही हो गया, तो इनके बीच का एंगल ही डिफाइन नहीं होगा ना। समझ पा रहे हो? अगर कोई वेक्टर है ही नहीं मेरे पास तो दो वेक्टर के बीच में एंगल कहाँ से डिफाइन होगा? जब एंगल ही डिफाइन नहीं होगा तो मेरे पास क्या होगा? थीटा इज नॉट डिफाइंड। इस केस में मेरे पास डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0 आएगा। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि एक वेक्टर जब 0 हो गया, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी 0 है। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा किसी से भी तो मतलब आंसर मेरा 0 ही आने वाला है। तो यहाँ से आपको कुछ चीज़ें क्या पता चली? सबसे पहली चीज़ आपको ये पता चली कि सबसे पहले मेरे पास क्या है, डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है। डॉट प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर्स का, पहले वेक्टर का ये बोलते हैं इसको मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और उन दोनों के बीच में जो एंगल होगा। ठीक है, इनमें से एक भी अगर 0 हो गया तो पूरा का पूरा डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि ए और बी जो है वो एक रियल नंबर होगा, यहाँ पे मैंने नेचुरल बोला क्या? यहाँ पे मैंने कहीं नेचुरल बोला क्या? नेचुरल नहीं, यहाँ पे रियल नंबर करो। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे? ये मेरे पास एक रियल नंबर होगा। ठीक है, क्या निकल के आएगा? क्योंकि 0 भी तो हुआ ना कई बार। अगर मैं नेचुरल बोल रहा हूँ तो 0 तो नहीं हो सकता फिर मेरे हिसाब से। नेचुरल नहीं, रियल नंबर यहाँ पे बोलो। ए और बी क्या होगा? रियल नंबर होगा। ए और बी अगर नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, सॉरी, और ए बी अगर 0 है, ये एक ही कंडीशन है आपके पास। देखो अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि ए और बी की डेफिनेशन आपको सिर्फ याद रखनी है कि किसके बराबर होता है, कि ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और इसके बीच में जो एंगल है उनका कॉस ऑफ थीटा। अब ये 0 कब होगा? इसकी 0 की कंडीशन, दो कंडीशन है। एक तो या तो ए 0 हो जाए, तीन कंडीशन है सॉरी, एक तो ए 0 हो जाए, एक तो बी 0 हो जाए, या तो किसी तरीके से कॉस ऑफ थीटा कितना हो जाए? किसी तरीके से कॉस ऑफ थीटा 0 हो जाए। कॉस ऑफ थीटा 0 तभी होगा जब थीटा किसके बराबर होगा? 90 के बराबर, क्योंकि cos 90 कितना होता है? 0। इसका मतलब थीटा 90 मतलब वेक्टर्स कुछ इस प्रकार से होंगे, एक ऐसा होगा, दूसरा ऐसा होगा, मतलब इन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा? 90 डिग्री। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। आगे आपको क्वेश्चन ये 100% पूछा जाएगा, इसीलिए इसको मार्क कर रहा हूँ, पूछा जाएगा। बताओ, दो वेक्टर्स आपको दिए होंगे, एक ए वेक्टर दिया होगा, एक बी वेक्टर दिया होगा, बोला जाएगा बताओ कि क्या ये आपस में परपेंडिकुलर है कि नहीं है। आप कैसे चेक करोगे? आप चेक करोगे इनका डॉट प्रोडक्ट करके, क्योंकि परपेंडिकुलर के केस में थीटा कितना होता है? 90। थीटा 90 मतलब कॉस थीटा कितना हो गया? 0। कॉस थीटा 0 मतलब ये सारा का सारा कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगा? 0। इसका मतलब परपेंडिकुलर के केस में डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। तो जब भी आपको क्वेश्चन ये पूछा गया कि बताओ ये आपस में वेक्टर्स जो है वो परपेंडिकुलर हैं कि नहीं है, आप बोलोगे कि मुझे डॉट प्रोडक्ट करने तो, अगर ये डॉट प्रोडक्ट इनका 0 आता है मतलब आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। उसके बाद आपका अगर थीटा 0 है तो कॉस थीटा कितना होता है? 1। थीटा 0 पे कॉस थीटा कितना हो जाता है आपका? 1 हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो कॉस थीटा था उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। तो क्या बचेगा? ए बी का मल्टीप्लिकेशन क्या बचेगा? सिर्फ ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड बचेगा। अगर थीटा कितना होगा? 0 होगा। तो आपको कुछ वैल्यूज कॉस की पता होनी चाहिए, ये पता होनी ही चाहिए, इसीलिए आपको पहला लेक्चर जो है वो देखना बहुत जरूरी होता है। अगर ए और बी दोनों सेम हो गए तो क्या बन जाएगा? इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन जाएगा। अगर थीटा 180 डिग्री हो गया, थीटा 180 होता है जब, थीटा मतलब 180 मतलब पाई, तो कॉस की वैल्यू हो जाती है -1। तो इसका मतलब ए और बी किसके बराबर बन जाएगा? माइनस टाइम्स ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। तो आपको फिर वही बोल रहा हूँ कि आपको कॉस की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, और मैंने वहाँ पे ट्रिक से भी आपको बता रखी है। आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो आपको सीखना पड़ेगा, नहीं सीखना तो फिर आपको ये टॉपिक छोड़ना पड़ेगा। मुझे नहीं पता क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि एक इसमें है चैप्टर में तो मुझे तो पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ आ गया आपको? उसके बाद ये तो हो गया नॉर्मल वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन। अब उसके साथ यूनिट वेक्टर भी तो होते हैं। जैसे मान लो कि ये है एक्स आई कैप, इसके साथ मान लो कि मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ा 2 आई कैप को। ठीक है, तो इसका जो ये है एक्स वाला पार्ट, ये वाला, इसको तो मल्टीप्लाई करूंगा ही करूंगा, इसको ये बन जाएगा 2x। लेकिन ये जो आई कैप और आई कैप है इनको भी तो आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, तो आई कैप इंटू आई कैप को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाता है? 1 आ जाता है। तो मतलब मेरे पास आंसर कितना बन जाएगा? यहाँ पे 2x मेरे पास आंसर बन जाएगा। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आई आई कैप, जे कैप, के कैप कितना होता है? 1 होता है। आई को जे के साथ करूंगा, जे को के साथ करूंगा, या के को आई के साथ करूंगा तो कितना होता है? 0 होता है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। मतलब आप ऐसा याद रख लो कि अगर मैं सेम यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आंसर मेरे पास 1 आएगा, अगर डिफरेंट को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आंसर मेरे पास 0 आएगा। ये याद रखना।
इसकी अगर मैं थोड़ी सी आपको एग्जांपल यहाँ पे शो करूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे आ गया, मान लो 2i कैप प्लस 3j कैप, ऐसे मेरे पास एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर मेरे पास है मान लो 3j कैप, ऐसा मान लो, ठीक है। तो सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट में क्या करूंगा, मैं पहले को इसके पहले से मल्टीप्लाई, फिर इसके दूसरे को इससे दूसरे से मल्टीप्लाई। तो जब मैं पहले को इसके पहले से मल्टीप्लाई करूंगा तो पहले 2 और 3 जो है वो तो मल्टीप्लाई होंगे ही होंगे, तो क्या बन जाएगा आपके पास 2 और 3। यहाँ पे आपके पास क्या है आई कैप और यहाँ पे आपके पास क्या है जे कैप। अब आपको पता है कि आई और जे को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है 0, तो यहाँ पे आप अगर लिख भी दोगे एक स्टेप एक्स्ट्रा, आई कैप इंटू जे कैप प्लस दूसरे वाला जो है आपके पास 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे अब तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 3, यहाँ पे आ जाएगा जे कैप इंटू जे कैप। अब आपको पता है आई कैप और जे कैप कितना होता है 0, तो इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करके आपके पास 0 ही आएगा, इसका मल्टीप्लाई करके आपके पास 9 आएगा, और जे कैप और जे कैप कितना होता है 1, तो लास्ट में आपके पास मल्टीप्लाई करके 9 आएगा। तो इस इन शॉर्ट आपको ये याद रखना है कि जो सेम वाले हैं आपके पास, सेम कैप सेम यूनिट वेक्टर वाले हैं, वही आपके पास मल्टीप्लाई होंगे, दूसरे आपके पास मल्टीप्लाई ही नहीं होंगे, क्योंकि वो रिजल्ट क्या देंगे 0, तो उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। जब आप ऐसा क्वेश्चन देखो तो आपको पता होना चाहिए कि ये जे कैप है, तो मुझे जे कैप के साथ ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बाकी के साथ कुछ भी करूंगा तो मेरे पास प्रोडक्ट कितना आएगा 0। लेकिन किस केस में, ये डॉट प्रोडक्ट का सवाल है, क्रॉस प्रोडक्ट जब आएगा आगे चीजें चेंज हो जाएगी। इतनी चीज आपको समझ आ गई, इतनी चीज समझ आ गई। तो अभी आपको थोड़ी देर पहले इसकी डेफिनेशन बताई गई कि ए और बी का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा। मतलब इसको मैं अगर यहाँ ले आऊँ, अगर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, नीचे लिखूँ क्या, चलो ऐसा यहाँ पे लिखता हूँ कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, इन दोनों के बीच में जो भी होगा। अब यहाँ से अगर मुझे कॉस थीटा निकालने के लिए बोल दिया जाए, इसको यहीं रखूंगा, बाकी जो मैग्नीट्यूड है इसको शिफ्ट करके कहाँ ले जाऊंगा, इसके नीचे यहाँ पे ले जाऊंगा, तो ये बन जाएगा ए का वेक्टर मल्टीप्लाई बाय या डॉट प्रोडक्ट बी का वेक्टर डिवाइडेड बाय आएगा ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, ये किसके बराबर बन गया आपका कॉस ऑफ थीटा के बराबर। और यही इसने यहाँ पे लिख के दिया है क्या, कॉस ऑफ थीटा किसके बराबर बन गया, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का क्या हो गया यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, और नीचे इन दोनों का क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड आ जाएगा, यही निकल के आएगा। यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू पूछी होगी तो वो भी आगे निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर कॉस थीटा की वैल्यू आपको पता है तो थीटा की वैल्यू तो आराम से निकाल सकते हैं। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी मेरे पास है कि ए डॉट बी करूंगा या फिर बी डॉट ए करूंगा, दोनों क्या आएंगे सेम आएंगे, इसका मतलब ये कॉम्यूटेटिव होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है कि मतलब ए का बी प्लस सी को पहले ऐड कर लो, उसके साथ ए का डॉट प्रोडक्ट कर लो, या फिर आप ए और बी का डॉट प्रोडक्ट करो या फिर ए और सी का डॉट प्रोडक्ट करो, तब भी सेम आएगा। मतलब ये ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो ए है ये एक सेकेंड, मैं ये बोल सकता हूँ कि जो ए है पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, मतलब ए डॉट बी बन गया, बीच में प्लस है, फिर ए जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए और सी बन जाएगा। तो ये डॉट प्रोडक्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, ये भी याद रखना पड़ेगा। ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी ही पड़ेंगी, इसके अलावा आपके पास कोई चांस नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आप चैप्टर को छोड़ना है तो कम से कम आपको 3 लेक्चर पहले जो है वो देखने ही देखने हैं। उन 3 लेक्चर में से 80 to 90% चांस ये है कि उन्हीं 3 लेक्चर्स में से आपका जो है पूरा का पूरा वेक्टर्स जो है वो या फिर 3D ज्योमेट्री जो है वो निकल जाएगा। बट स्टिल आपको पूरा नॉलेज चाहिए, आपको पूरा करना है तो आपको देखना तो पड़ेगा सारा, ठीक है। इतना समझ आपको आ गया, ये समझ आ गया। तो उसके बाद अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो ये भी क्या आ गया, पहले मैं ए के साथ मल्टीप्लाई करूँ फिर उसका डॉट प्रोडक्ट बी के साथ करूँ, या फिर मैं ए के साथ मल्टीप्लाई करके बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करूँ, या फिर मैं ए और बी का डॉट प्रोडक्ट करूँ उसके साथ फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन करूँ, या तो बी के साथ पहले स्केलर करूँ उसका डॉट प्रोडक्ट ए के साथ करूँ, ये सब सेम आएंगे, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब डॉट प्रोडक्ट में किसी को किससे पहले मल्टीप्लाई करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ना आपको एक एग्जाम्पल लेके पहले मैं बता दूँ कि होता कैसे है, और फिर मैं एग्जांपल लेके डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पे चलता हूँ ताकि आपको इजीली अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे आपको इतना अच्छा क्लियर नहीं होता, जब आप एग्जांपल्स देखते हो ज़्यादा अच्छा क्लियर होता है। जैसे मेरे पास मान लो 2 वेक्टर्स हैं, एक मेरे पास वेक्टर है A1 आई कैप A2 जे कैप A3 के कैप। ये जो A1 A2 A3 है ये डायरेक्शन रेशियोज हैं, ये भूल मत जाना, आगे आगे बढ़ते जाओगे, पीछे पीछे वाली चीज़ें भूलना नहीं है। आई कैप जे कैप के कैप जो है यूनिट वेक्टर है, आई कैप होता है x की डायरेक्शन में, जे कैप होता है y की डायरेक्शन में, के कैप होता है z की डायरेक्शन में। सिमिलरली दूसरा वेक्टर मेरे पास ये है, जब मैं इसका डॉट प्रोडक्ट करूंगा, ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो पहले ये वाला जो है b के साथ b1 के साथ भी होगा, ये वाला b2 के साथ भी होगा, ये वाला b3 के साथ भी होगा। समझ पा रहे हो। लेकिन आपको मैंने थोड़ी देर पहले अभी ये चीज़ बताई कि क्योंकि i जो है वो i के साथ ही मल्टीप्लाई होता है, अगर मैं i को j के साथ करूंगा तो 0 आता है कि नहीं। तो इन शॉर्ट अगर मैं देखूंगा तो इसका जब मैं इसके साथ करूंगा तो 0 आएगा, इसका जब मैं इसके साथ करूंगा तो 0 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास i है, i का मैं किसी और के साथ करूंगा j या k के साथ तो मेरे पास 0 ही निकल के आएगा। तो मेरा मकसद यहाँ पे ये होना चाहिए कि मैं मल्टीप्लाई सिर्फ उसी को करूँ
जैसे आई है ना, आई वाले को मैं यहाँ देखूँ आई वाला कौन सा है उसी के साथ मल्टीप्लाई करूँ, बस काम खत्म। तो आई वाला यहाँ पे ये है तो A1 B1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो लास्ट में आंसर A1 B1 आ गया। A2 मतलब J वाला जो है वो J वाले के साथ ही मल्टीप्लाई होगा तो A2 B2 लास्ट में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। A3 K वाला जो है वो K के साथ ही जाएगा तो A3 B3 लास्ट में ये आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इतना बड़ा करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको ये पता चल चुका है ये वाली प्रॉपर्टीज। कौन सी? ये प्रॉपर्टीज। ठीक है, समझ आ गया आपको। अब मुझे बोला जाए दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है तो मैं आसानी से कर सकता हूँ। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं अभी सीधा। अब देखो डायरेक्टली एग्जाम्पल नंबर 14 पे लेके चल रहा हूँ। एंगल फाइंड करना है आपको। तो आपको पता है डॉट प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर होता है? मैग्नीट्यूड दोनों का और कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस ऑफ थीटा यहाँ से इसके बराबर आ जाएगा, जो यहाँ पे इन्होंने लिखा है। ये मैं आपको बता भी दिया पहले कि कैसे आता है। अब आपको इसके लिए डॉट प्रोडक्ट भी करना पड़ेगा और दोनों का मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा, तभी आप एंगल को निकाल सकते हो। ठीक है, दो वेक्टर आपको दे रखे हैं। एक वेक्टर आपके पास ये है ऊपर ए और दूसरा वेक्टर आपके पास ये है बी। डॉट प्रोडक्ट के लिए मैंने आपको हमेशा बताया यूनिट वेक्टर वाला यूनिट वेक्टर के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब जो आई वाला है वो आई के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। जब आई और आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्योंकि इनके कंपोनेंट्स क्या है 1 है, यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज क्या है इनके 1 है, तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा आपका 1 ही आएगा। ठीक है, इतना तो आप समझ पाते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपकी, तो नेक्स्ट जे के साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव जे है, यहाँ पहले वाले में, दूसरे वाले में नेगेटिव जे है, तो माइनस में आंसर आएगा क्योंकि +1 इंटू -1 करूंगा तो आंसर कितना आएगा मेरे पास? -1 ही तो आएगा। सिमिलरली के में एक -1 है एक पॉजिटिव 1 है, तो आंसर मल्टीप्लाई करूंगा तो -1 आएगा। तो लास्ट में बचा 1 -2, तो आंसर कितना आएगा? -1। इसका मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट करके कितना आया मेरे पास? -1 आया। अगर मैं इनका मैग्नीट्यूड निकालूं तो मैग्नीट्यूड आपको पता है कैसे निकालते हैं? अंडर रूट ऑफ पहले का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 3 पहले का। दूसरे का मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो ये भी वही आ जाएगा अंडर रूट ऑफ आई का कंपोनेंट 1, 1 का स्क्वायर जे का कंपोनेंट 1, 1 का स्क्वायर के का कंपोनेंट 1, 1 का स्क्वायर। सर आप माइनस क्यों नहीं ले रहे हो? देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं माइनस ले भी लूंगा ना। ये 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या लिखूंगा जे में -1 का स्क्वायर प्लस के में 1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर भी तो स्क्वायर 1 ही होगा। तो स्क्वायर के अंदर आप माइनस लो नहीं लो फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी आपके पास -3 आएगा और बी का भी आपके पास कितना आएगा? -3। तो मैं क्या लिखूंगा इसको? डॉट प्रोडक्ट करके कितना आया मेरे पास? -1 और नीचे कितना आएगा? इसका मेरे पास आया √3, इसका भी कितना आया? √3। तो ऐसे करके आएगा 1/3। तो -1/3 आपके पास क्या आया? कॉस थीटा आया। ठीक है, तो आपको निकालना क्या था? एंगल थीटा। तो अगर कॉस थीटा 1/3 है तो थीटा यहीं पे रह जाता है, कॉस को वहां शिफ्ट करूंगा तो कॉस इनवर्स बन जाता है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको पूछा तो नहीं होगा, वैसे आपको बोला होगा कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, इस तरीके से आपको दे दिया गया होगा। ठीक है, कई बार अगर आपका आंसर कुछ ऐसा आ गया कि cos थीटा 0 आ गया, आपको पूछा होगा थीटा, फिर उस केस में आपको थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। cos 0 जैसे 90 पे होता है तो थीटा 90 हो जाएगा। कई बार आपका 1/√2 आ जाएगी वैल्यू, तो cos 45 होता है 1/√2, तो उस केस में थीटा आपका 45 आ जाएगा। तो ये टेबल आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट cos वाला, क्योंकि इसमें cos ही ज़्यादा यूज होता है, आगे साइन भी यूज होगा। एटलीस्ट साइन और cos का आपको दोनों का टेबल पता होना चाहिए किसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो इसीलिए पहला और दूसरा लेक्चर मैंने आपको बोला था। नेक्स्ट मैंने आपको अभी बताया कि परपेंडिकुलर कैसे पता करते हैं। परपेंडिकुलर में क्या होता है कि अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो मतलब वो परपेंडिकुलर हैं। मुझे बोला गया है कि क्या a प्लस बी या फिर a माइनस बी आपस में परपेंडिकुलर है कि नहीं। ये नहीं बोला गया कि a और b परपेंडिकुलर है कि नहीं। अगर बोला जाता a और b परपेंडिकुलर है कि नहीं तो मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करता। मुझे पूछा गया है a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब सबसे पहले मुझे a प्लस बी करना पड़ेगा, मतलब a को और b को ऐड करना पड़ेगा। तो i वाले के साथ ऐड होंगे, j वाले के साथ, k वाले के साथ ऐड करके मेरे पास ये एक वेक्टर बन गया a प्लस बी वाला। सिमिलरली सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये एक वेक्टर बन गया। अब इन दोनों का मुझे पूछा है कि क्या परपेंडिकुलर है कि नहीं है, तो इन दोनों का परपेंडिकुलर मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट के लिए आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब 6 × 4 कितना हो जाएगा? 24। 4 × 2 कितना हो जाएगा? 8 लेकिन -8। 8 × 2 कितना हो जाएगा? 16 लेकिन -16। तो कितना आ जाएगा? 16 -16 कितना आ गया? 0। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। ये भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें जो है वो यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा मुझे आज आगे बढ़ना होगा। इसके आगे आपका टॉपिक अभी ये खत्म नहीं हुआ है डॉट प्रोडक्ट अभी एक लेक्चर डॉट प्रोडक्ट का और लगेगा, उसके बाद हम क्रॉस प्रोडक्ट पे बढ़ेंगे। तो मतलब आपके कम से कम अभी 2 से 3 लेक्चर जो है मिनिमम आपके किस पे लगेंगे? अभी इस पे वेक्टर्स पे लगेंगे। उसके बाद हम लोग 3D में जो बचा होगा 3D में आगे बढ़ेंगे। 3D में अभी कुछ चीज़ें हैं, तो 2 से 3 लेक्चर मिनिमम अभी आपके वेक्टर्स में और लगेंगे। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना रखूंगा। मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा, गुड नाइट, बाय बाय, जय हिंद।